शिक्षा ही समानता की कुंजी है। ये बात कही थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने, जिन्होंने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज सुधार की दिशा में जीवन भर प्रयास किया। आज उनके प्रयासों को याद किया जाता है, उनके साथ उनके प्रयासों को याद किया जाता है। उनकी जो जयंती है, उनको उसको सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेलो एंड वेलकम। आज 11 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस में बम्पर भर्ती निकाली है 9,617 पदों पर। जल्द ही आवेदन शुरू किए जाएंगे। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में लॉन्च किए गए नए आधार ऐप आधार फेस आरडीआई का उद्देश्य क्या है? आरडीआई नहीं, आधार फेस आरडी का उद्देश्य क्या है? तो आधार से संबंधित जानकारी को डिजिटल रूप से स्टोर करना व फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा सेवाओं का उपयोग करना। यानी जो केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री है, ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। और जो केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव ने अश्विनी सॉरी अश्विनी वैष्णव ने 8 अप्रैल 2025 को नया आधार ऐप लॉन्च किया। इसे गूगल प्ले स्टोर पर आधार फेस आरडी नाम से जारी किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य आधार कार्ड से संबंधित कार्यों को और अधिक आसान और सुरक्षित व डिजिटल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जीएसटी करदाताओं के लिए देश का पहला ई टैक्स ऑफिसर मॉड्यूल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ये है करदाताओं को खुद से गलतियों को सुधारने की सुविधा देने के लिए। ये क्या है, इसको समझते हैं। तो राजस्थान वाणिज्य कर विभाग ने 9 अप्रैल 2025 को देश का पहला ई टैक्स ऑफिसर मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये सुविधा विशेष रूप से जीएसटी करदाताओं के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से अब करदाता खुद से अपने रिटर्न या अन्य विवरणों में हुई त्रुटियों, जो गलतियां हुई है, उनको ऑनलाइन सुधार सकते हैं, जिससे विभाग के पास व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी विभाग के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, व्यक्तिगत किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिटर्न में या अन्य विवरण में उससे त्रुटि हुई है तो वो खुद उसको सुधार सकेंगे ऑनलाइन। नेक्स्ट है मुंबई हमले, यानी 26/11। आप सब जानते हैं कि 26/11 जो मुंबई के हमले हैं, 26 नवंबर 2008 को जो हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल पे, उसके जो दोषी हैं उसको अमेरिका से कब लाया गया? किस दोषी को अमेरिका से लाया गया? तो तहवूर राणा है। ये तहवूर राणा है जिसे 10 अप्रैल को अमेरिका से लाया गया है। और इसका जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें हमले के ये हमले 4 दिन तक चले और इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए थे, जिनमें 9 हमलावर भी थे और 300 से अधिक लोग इसमें घायल हुए। अमेरिका ने प्रत्यर्पण संधि के तहत दोषी को भारत को सौंपा है। यानी भारत और अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी, यानी द्विपक्षीय समझौता है, जिसके तहत इस दोषी को भारत को सौंपा गया है। ये प्रत्यर्पण संधि क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो बात करते हैं। तो प्रत्यर्पण संधि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। ये तो भारत और अमेरिका के बीच ये जो संधि हुई, एक पक्षीय समझौता है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के फरार अपराधियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत एक दूसरे को सौंपने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये जो संधि है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि है, 1997 में हुई थी और इसका जो ये प्रभावी हुई 2001 से हुई। और प्रत्यर्पण उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण संधि के भी कुछ नियम है, कुछ इसकी शर्तें हैं। तो ये जो प्रत्यर्पण उसी अपराध के लिए होगा जो दोनों देशों में अपराध की श्रेणी में आता है। यानी अगर भारत जैसे किसी अपराधी को वहां पर अनुरोध भेजता है, भारत की जो एनआईए है, वो किसी भी अपराधी के लिए चार्जशीट बनाकर वहां उसके प्रत्यर्पण के लिए वहाँ की जो कोर्ट है वहां को अगर वो दस्तावेज भेजती है कि साहब ये यहाँ का अपराधी है, इसने ये अपराध किया है, इसको ये हमारे यहाँ भेज दीजिए, इसको इसका प्रत्यर्पण, इसका सरेंडर किया जाए इसको।
इस वो जो अमेरिका कोर्ट है उसको एनालिसिस करती है कि हाँ ये सबूत पर्याप्त है नहीं है, ये अपराध की श्रेणी किस तरह की अपराध की श्रेणी है। अगर भारत में वो अपराध की श्रेणी है और अमेरिका में वो अपराध की श्रेणी में नहीं है तो कोर्ट मना कर सकती है। कोर्ट यानी अगर प्रत्यर्पण तभी होगा जब कोई ऐसा अपराध हुआ है जो दोनों देशों की जो है उसकी अपराध की श्रेणी में आता हो। तो प्रत्यर्पण से पहले अमेरिका में अदालत में मामला जाता है और जज ये तय करते हैं कि पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं है। इस मामले को ऐसे समझते हैं कि अगर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो वो प्रत्यर्पण जो देश है अमेरिका वो प्रत्यर्पण नहीं करता, सरेंडर नहीं करता है दोषी को। तो डेविड हेडली वाला मामला है जो अमेरिका की कैद में है, लेकिन अभी तक इसको भारत को प्रत्यर्पित नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी जो मुंबई के जो हमले थे उसमें ये आरोपी है। दरअसल ये जो तैमूर राणा और डेविड हेडली दोनों बचपन के दोस्त थे, और जो तैमूर राणा था उसके कहने पर ही जो डेविड हेडली है इसने वीजा लिया और ये भारत आया, और भारत आकर रेकी की इसने ताज होटल और एक जगह और किया था। तो उस जगह पर जो आतंकी हमले हुए, तो इसके जो पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से अभी इसको भारत को प्रत्यर्पित नहीं किया गया। ये अमेरिका की कैद में हो और ये सारे बयान इसने अमेरिका की कैद में पूछताछ के दौरान ही कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवे ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नवा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये 12 अप्रैल तक चलेगा और इस साल जो शिखर सम्मेलन की थीम है वह संभावना है। तो 2025 में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है ग्लोबल टेक्नोलॉजी नवा समिट है, इसकी थीम क्या है? संभावना। ये सम्मेलन भारत का प्रमुख जियो टेक्नोलॉजी डायलॉग है। इसमें पता लगाया जाएगा कि कैसे नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 40 से अधिक पब्लिक सेशन होंगे, जिसमें मुख्य भाषण, मंत्री स्तरीय बातचीत, विशेष पैनल और रणनीतिक बातचीत शामिल है। इसमें 150 से अधिक वक्ता आज दुनिया के सामने सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा में शामिल होंगे। ये जो समिट है विदेश मंत्रालय, एमईए और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 128 साल बाद किस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया है। ये इससे पहले तो बात करते हैं, तो इससे पहले क्रिकेट पहली बार और आखिरी बार ओलंपिक में 1900 में 1900 में खेला गया था, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। यानी 128 साल बाद में ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया है, जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2028 में आयोजित होगा। बात करें इससे पहले कब हुआ था ओलंपिक गेम्स में, तो इससे पहले 1900 के अंदर हुआ था, जो पहला और आखिरी था। ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। तो इसकी जो जानकारी इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 है। इसकी जो आधिकारिक घोषणा है 9 अप्रैल 2024 को आईओसी द्वारा की गई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। और ये जो इस दौरान जो ओलंपिक गेम्स में है, ये जो क्रिकेट खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसमें पुरुष की 6 टीमें होगी और महिला की 6 टीमें होगी। नेक्स्ट है, आज ज्योतिबा फुले की जयंती है और इस ज्योतिबा फुले की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था, और इनका जो पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले फुले था फुले हैं, और वे सामाजिक सुधारक और लेखक, समतावादी विचारक और दलित आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी, और पहली महिला शिक्षिका कही जाती है। उन्होंने पहला जो बालिका विद्यालय है 1848 में और दलितों के लिए एक अलग स्कूल की स्थापना की। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। उन्होंने सामाजिक समानता की नींव रखी, इसके माध्यम से सामाजिक समानता की नींव रखने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में। इनकी जो लेखनी है, इनके जो लेखन है उसमें गुलामगिरी है जो 1873 में प्रकाशित हुई। यह ग्रंथ ये जो ग्रंथ है जाति आधारित भेदभाव की आलोचना करता है।
यानी जाति आधारित भेदभाव की आलोचना पर इन्होंने इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जो 1873 में प्रकाशित हुआ, और इसका नाम था गुलामगिरी। तो पूछ लिया जाए कि गुलामगिरी जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, तो ये ज्योतिबा फूले ने लिखा था, 1876 में लिखा। और ये जाति आधारित भेदभाव की आलोचना करता है। इसके अलावा इनकी जो लेख हैं उसमें तृतीय रत्न है, ब्राह्मणों का छल है, आदि इनकी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट है नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये ज्योतिबा फूले की पत्नी है सावित्रीबाई फूले। आज इनकी भी याद में, इनकी भी स्मृति में आज एक दिन मनाया जाता है, 11 अप्रैल को ही। इसको कहते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी नेशनल, ये जो मनाया जाता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, माताओं की सुरक्षा के लिए ये दिन मनाया जाता है। साल 2003 में भारत सरकार ने इस दिवस की घोषणा की थी। तो नेशनल सेल्फ मदरहुड डे की भारत सरकार ने स्थापना जो की थी, घोषणा की थी, 2003 से मनाया जा रहा है। इस दिन महात्मा ज्योतिबा फूले की जो पत्नी है और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की स्मृति में 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और व्हाइट रिबन अलायंस इंडियन नामक संस्था ने इस दिवस को मनाने की पहल की थी। तो इस दिवस को मनाने की पहल किसने की थी? WRAI है, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया एक नामक एक संस्था है जिन्होंने इस दिवस को मनाने की पहल की थी, और 2003 में भारत सरकार ने इस दिवस की घोषणा की थी। इस दिन का उद्देश्य है महिलाओं को प्रसव पूर्व और पश्चात स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक करना। यानी अगर वो प्रेग्नेंट होती है उससे पहले, और प्रेगनेंसी के बाद में और आफ्टर डिलीवरी, महिलाओं की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में जागरूक करना और उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको अवेयर करना है। नेक्स्ट है 11 अप्रैल को भारत रत्न मोरारजी देसाई का आज जन्म हुआ था, 1896 में। और इनके जो मृत्यु के उपरांत 1991 में इनको भारत रत्न से, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे नवाजा गया। इनका जन्म है गुजरात के बधेली गांव में हुआ था, जो अब नवसारी जिले में है। और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। यानी भारत में, स्वतंत्र भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे इमरजेंसी का टाइम। जैसा कि आपको पता है कि 1975 में जो इमरजेंसी का टाइम था, उसके बाद में जो 1977 में जनता दल, बिल्कुल जनता दल की सरकार आई, जनता दल उभर के आया, और जनता दल की तरफ से जो प्रधानमंत्री था वो मोरारजी देसाई को बनाया गया। इमरजेंसी के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी कांग्रेस, और जनता दल जो उभर के आया, और जनता दल ने मोरारजी देसाई को छठा प्रधानमंत्री बनाया। तो इस तरीके से जो मोरारजी देसाई है, पहले गैर कांग्रेसी छठे प्रधानमंत्री भारत के बने थे। और उनका जो कार्यकाल था 1977 से 1997 से 1977 से 1979 तक वो प्रधानमंत्री रहे। और 1991 में मरते उपरांत भारत रत्न से इनको नवाजा गया। ये मुख्यमंत्री के जो विचारधारा है और उनके जो क्रियाकलाप थे उनसे काफी प्रभावित थे। वो 1900 ये जो मोरारजी देसाई है 1930 में नमक सत्याग्रह है, और 1942 में जो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें उन्होंने भाग लिया था और कई बार ये जेल भी गए। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा गया था। जॉब एजुकेशन की बात करेंगे अब, तो राजस्थान पुलिस में 9,617 पदों पर बम्पर भर्ती निकली, भर्ती की घोषणा की गई है। और इसके जो आवेदन है वो 28 अप्रैल से शुरू होंगे, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो भरने की 17 मई रहेगी। 17 मई तक आवेदन भरे जा सकेंगे। जो आवेदन भरने की शुरुआत है वो 28 अप्रैल से होगी। इसमें 12वीं पास एलिजिबिलिटी है, वो 12वीं पास रहेगी। और इसके लिए जो 10+2 जो सेकेंडरी लेवल वाला जो गेट का एग्जाम है वो पास करना अनिवार्य है, जो अभी रिसेंटली लगा था। वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सेकेंडरी लेवल गेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। और इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है वो 28 ईयर है। उसके अलग अलग पैमाने हैं जो नोटिफिकेशन में आप जाके डिटेल से देख सकते हैं। और इसमें जो पद है वो कांस्टेबल, जिसमें सामान्य चालक और बैंड वादक जो होते हैं, और पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर व चालक की भर्तियां होगी।
और इसमें जो सुधार के लिए है, अंतिम तिथि के बाद 3 दिन का जो टाइम इसमें सुधार के लिए दिया जाएगा, ये संभव है। इसके अलावा आरपीएससी ने जो आरएस के जो एग्जाम थे उसके इंटरव्यू के लिए आरएस 2023 के जो इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले चरण के साक्षात्कार हैं जो इंटरव्यू हैं 21 अप्रैल से होंगे। इसके अलावा जो प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा है 2024 वाली, इसकी परीक्षा की जो तिथि है 12 अप्रैल को इसकी एग्जाम होंगे और जयपुर में 176 केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो पहली पारी है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और जो दूसरी पारी है दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। यानी दो पारियों में एग्जाम होंगे, सुबह 10 से 12 बजे तक और शाम 3 से 5 बजे तक दो पारियों में एग्जाम होंगे। एग्जाम की डेट 12 अप्रैल है। चतुर्थ श्रेणी जो परीक्षा है इसमें जीके का वेटेज बढ़ाकर 41% किया गया है। इसके अब इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है। एज लिमिट इसके लिए 40 साल है। 53,749 पदों पर भर्ती होनी है। पहले 120 पद जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें से 20 क्वेश्चन थे वो जीके के आ रहे थे, लेकिन अब 41% वेटेज बढ़ने के बाद 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित होंगे। आरएसएसबी ने पेलेंटी का एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलर्ट रहें। अगर आप अगर संभव है, अगर एग्जाम देने की इच्छा है तो नहीं भरें। अगर भर भी दें, अगर किसी परिस्थिति में नहीं पहुंच पाए तो जो पेलेंटी लगेगी 3 अटेम्प्ट है, अगर उन जो पेलेंटी लग रही है उसको जमा कराएं ताकि जो एसएसओ आईडी ब्लॉक होने से आपकी बच जाए और आप ऐसा नहीं हो कि एसएसओ आईडी ब्लॉक होने के बाद आप किसी भी फॉर्म में किसी भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये पेनल्टी का आदेश ये है कि फर्स्ट बार 3 अटेम्प्ट है और हर अटेम्प्ट के 750 रुपये पेनल्टी लगेगी और एग्जाम जो पेनल्टी नहीं भरने पर एसएसओआईडी को ब्लॉक किया जाएगा। ये इसलिए लिया गया है कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि 30 से 40% तक जो स्टूडेंट जो फॉर्म भरने वाले हैं वो एग्जाम में एब्सेंट रह रहे हैं। इससे जो बोर्ड को है काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है और वो व्यवस्थाएं ऐसे ही चली जाती है, उसमें काफ़ी खर्चा होता है। एनएचएम की जो संविदा भर्ती है उसमें संशोधन नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को जारी किया गया है। 8,256 पदों पर 22 संवर्गों में अलग अलग 22 संवर्गों में भर्ती होनी है और इसके 1 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं। इसकी अप्लाई की लास्ट डेट 1 मई है, सॉरी। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1,057 पदों पर भर्ती निकली हुई, एज लिमिट 40 साल है और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है इसकी। उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती निकली हुई है। पूर्व पूर्व जो आर्मी कैप्टन है वो अप्लाई कर सकते हैं और 22 अप्रैल है इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो ये है आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिटेल के साथ में डिस्कस किए। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।